Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 21st question of the environment and ecology. And friends, I have already covered so many questions of the geography, political science, and history. I have made a playlist regarding all the questions. If you have not visited that, visit all of that. That will enhance your knowledge regarding competitive syllabus. And that course is specially made for the UPSC and UPPCS and all the state PCS exams. And friends, it will be beneficial for the all type of exam, class C to class A of officer. And try to share my video among your friends so that they can get benefited from such type of initiative. हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अर्थ पे हमारी पृथ्वी पे है उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है. स्टेटमेंट 1 है ब्लू ग्रीन आल्गे. आल्गे मैंने बताया था कि आपका जो आपके तालाब में कभी काई देखी हो तो उसको आल्गे बोलते हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है क्या? ब्लू ग्रीन आल्गे. एंड द Achromobacter, and the third one is lightning. Fourth one Rhizobium, Pseudomonas. क्या ये जो आपको नाम दिए हुए हैं चीज़ों के, क्या ये आपके जो नाइट्रोजन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, कौन सा काम करता है या कौन सा नहीं काम करता. ए है आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ. बी है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ. सी है सेकंड और फिफ्थ. डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. और फ्रेंड्स, आपको साथ के साथ अटैम्प्ट करते हुए जाना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तब एग्ज़ाम टाइम पे. और अगर आपका गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे सीख के जा रहे हो. और अगर अच्छा आपका करेक्ट आंसर हो रहा है तो मीन्स आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है. इसका सॉल्यूशन ए है. जो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन आपका मान लो एयर में है, फ्री नाइट्रोजन है, एन मॉलिक्यूल है आपके पास, नाइट्रोजन है ये. तो ये अदर में जो एलिमेंट है उनके साथ जो रिएक्टिव रहते हैं उनके साथ कंबाइन हो जाएगा, आपका अमोनिया बना देगा. NH3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर NH3 अमोनिया बना दिया, नाइट्रेट्स बना दिया और नाइट्राइट्स बना दिया. तो आपका ये नाइट्रोजन आपकी एनवायरनमेंट से कम हो गई. तो इसको ही हम नाइट्रोजन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. और जो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 करेक्ट इसलिए हैं क्योंकि नाइट्रोजन एज ए नाइट्रिक ऑक्साइड इज फिक्स्ड एंड कंबाइंड इन नेचर बाय लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज. जो नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड बनता है वो अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से बनता है. However, this play a very little role in the nitrogen fixation. Almost 90% of the nitrogen fixation is caused by, मतलब जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो 90% फिक्सेशन का काम कर देते हैं. बट जो 10% काम है, नहीं 90% जो सोयल का फिक्सेशन काम है और 10% आपका अल्ट्रावायलेट रेज करती हैं. सॉरी फॉर दैट. एंड जो ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कोज्ड बाय सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो सोयल में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं वही काम करते हैं, लाइक फ्री लिविंग बैक्टीरिया सच एज ब्लू ग्रीन आल्गे एंड सिम्बियोटिक बैक्टीरिया सच एज रिजोबियम. सिम्बियोटिक मतलब होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. मान लो आल्गे पे रिजोबियम बैक्टीरिया डिपेंड रहता है खाने के लिए. दे कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं. नाइट्रेट्स और अमोनिया में चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन को, ये ब्लू ग्रीन आल्गे और रिजोबियम. और आपका 10% क्या है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से बनता है. बाकी जो 90% टोटली आपका सोयल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देते हैं. और सेकेंड और फिफ्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं. जैसे दिस आर दी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट नाइट्रेट्स अवेलेबल इन द सोयल टू एलिमेंट नाइट्रोजन, thus they are called the denatrifying bacteria.
मतलब ये अमोनिया और नाइट्रेट को ये मतलब वापस कर लेते हैं उस प्रोसेस को, जो अमोनिया बना हुआ है, NH3 बना हुआ है, या नाइट्रेट बना हुआ, नाइट्रेट बना हुआ, उनको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। और इनका नाम जो सेरेटिया, सूडोमोनास और एक्रोमेबैक्टर, आपको ये चीज़ें नेम याद रखने पड़ेंगे तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो सेरेटिया, सूडोमोनास एंड एक्रोमोबैक्टर आपके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई वो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आपको, दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं यहाँ से। सेकेंड 22 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज और वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे इसको साइट्स बोलते हैं, मतलब कन्वेंशन किस पे है। कन्वेंशन मतलब मैंने बताया था कि पहले के वीडियो में, मान लो कोई बंदे इकट्ठे हो गए, एक कन्वेंशन बना देते हैं, एक नॉर्म्स बना देते हैं, हम इसको फॉलो करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों विदेशों के बीच में मान लो व्यापार हो रहा है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फोना और फ्लोरा, फ्लोरा आपके पेड़ पौधे बंदे, और फोना जैसे आपका फोना आपका जीव जंतु वगैरह, तो आप इससे फ्लोरा और फोना में जो आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज में जिनको लुप्त होने वाले हैं उनके बारे में बिजनेस होता है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। एक साइट्स कन्वेंशन बोलते हैं उसको। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1963 एट ए मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूएनपी का जो प्रोग्राम था, क्या उसकी जो मीटिंग हुई थी 1963 में, क्या उस पर ये बना हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट है, साइट सेक्रेटरीट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन। मतलब इस सचिवालय बोलते हैं सेक्रेटरीट, क्या सेक्रेटरीट है जो इसका सुप्रीम जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। थर्ड वन है, इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, क्या लीगली बाइंडिंग रहता है जो इसकी डिसीजन रहते हैं, जो इसके सेक्रेटरीट के या जो साइट कन्वेंशन में 2 देश रहते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है, आपको ये ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, तभी आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन आते आते भी गलत हो जाएगा अगर इस स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ोगे। तो आप अपना आंसर मार्क करो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जैसे साइट्स was adopted in 1963 at a meeting of the member IUCN। IUCN की मीटिंग हुई थी जब 1963 में, तब साइट्स अडॉप्ट किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर बोलते हैं इसको। तो द साइट्स सेक्रेटरीट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो जो साइट्स का सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, यूएनपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, मैनेज किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द 2 साइट्स इन द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन एंड कंप्राइजेस ऑल पार्टीज साइट सेक्रेटरीट प्रोवाइड्स ओनली एन एडवाइजरी रोल। जो साइट्स का जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना के बारे में साइट सेक्रेटरीट ओनली एडवाइजरी रोल करता है। इट इज लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जो COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो सेक्रेटरीट है वो तो सिर्फ एडवाइजरी कर सकता है। मेन डिसीजन बॉडी COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब अलग अलग देशों के आदमी इकट्ठा होते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोला जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, मतलब आंसर तो इसके फर्स्ट एंड सेकेंड हो, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, साइट्स इट्स लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज ऑफ टू द कन्वेंशन that are obliged to follow their own domestic legislation। तो क्या है, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज के फ्लोरा एंड फोना है उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको रूल बनाने हैं। ये लीगल बाइंडिंग है कि आपको यहाँ अपने पैरामीटर में अलग अलग से रूल बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओजोन गैस कैन बी फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ओजोन क्या स्ट्रेटो में भी पाई जाती है और ट्रोपोस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में बात की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज मेजर्ड इन द डॉब्सन यूनिट। क्या डॉब्सन यूनिट में आपकी ओजोन की जो मोटाई है वो मापी जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है, ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म इन द स्ट्रेटोस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन।
इसमें बोला गया है कि ओजोन गैस है जो कंटिन्यूसली फॉर्म होती है इन द स्ट्रेटोस्फेयर बाय एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द मोलिकुलर ऑक्सीजन। क्या ऑटोमेटिकली अल्ट्रावायलेट रेज से क्या ओजोन गैस बनती है स्ट्रेटोस्फेयर में? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? आप अपना आंसर मार्क कीजिए कि ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं ट्रोपो, स्टेटो, मेसो, आइनो, एक्सो, ऐसे ही एटमॉस्फेयर की लेयर रहती हैं। तो सबसे नीचे वाली ट्रोपो होती है, फिर स्टेटो होती है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो कौन सा आंसर करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका सॉल्यूशन डी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर है। तीनों ही करेक्ट हैं। इसमें बोला गया ओजोन गैस कैन बी फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, मतलब दोनों में पाई जाती है, ट्रोपो में भी स्टेटो में भी। जो ट्रोपोस्फेयर की ओजोन है इज हार्मफुल फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स, इज ए पोल्यूटेंट, वेयर एज स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन इज गुड एज ए शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। मतलब ये बोला गया है ट्रोपो नीचे होता है। अगर नीचे के एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ओजोन लेयर बन गई तो वो हीटिंग इफेक्ट पैदा कर देगी, जिससे गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा अर्थ पे। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो रहती है वो तो आदमियों के लिए अच्छी रहती है, वो अल्ट्रावायलेट जो हमारे सन की रेज से आते हैं उनको प्रिवेंट करती है एटमॉस्फेयर में एंटर करने से, जिससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, हमारे जीने लायक बनता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? डॉब्सन यूनिट है इसकी मेजरमेंट थिकनेस की, डॉब्सन। और थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट मोलिकुलर ऑक्सीजन इनटू ओजोन एंड डिप्लीट इनटू द मोलिकुलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जो अल्ट्रावायलेट रेज थी कन्वर्ट मोलिकुलर ऑक्सीजन इनटू ओजोन एंड डिप्लीट इनटू द मोलिकुलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज ही आपको ओजोन लेयर में बनाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इफ द बैलेंस इज डिसरप्टेड इट लीड्स टू द ओजोन होल फॉर्मेशन। तो पहले भी डिस्कशन में आया है न्यूज़ में कि अंटार्कटिका के पास हम जो मान लो अपने एसी में, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो उससे क्या है हमारा ओजोन लेयर में होल हो गया था। इसीलिए नगोया में मीटिंग हुई थी, या अलग अलग जगह पे मीटिंग होती हैं इनको कम करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए, यूज करने के लिए, और कुछ हद तक हमने अचीव भी कर लिया है। अभी वो होल रिपेयर हो चुका है। 24th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, जैसे सीरियल नंबर, जोन और ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड दिया गया है। तो फर्स्ट है कोर जोन। मान लो कोर जोन में क्या नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च कर सकते हैं, जिससे मान लो डिस्ट्रक्टिव तो मतलब आपका कोई जिससे विस्फोट होने वाली, या नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च कर सकते हैं क्या कोर जोन में। ट्रांजिशन जोन में इको टूरिज्म कर सकते हैं, मतलब टूरिज्म आ सकते हैं क्या ट्रांजिशन जोन में। बफर जोन में एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती हैं क्या। जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या डिफरेंस है, तो ऐसे ही इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है कि कौन सी क्या इन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में यही होता है कि एक्टिविटी अलाउड परमिशन में डिफरेंस होती है। वहाँ पे किस अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है, आपके फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट मास्टर वार्डन की आपको परमिशन लेनी पड़ती है, या आपको वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ये डिफरेंस होता है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा, आप अपना मार्क कीजिए। यहाँ पे हम ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, और सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बी आंसर करेक्ट है। हम यहाँ पे हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेयर करेक्टली मैच है। कोर जोन क्या, बायोस्फीयर रिजर्व की इनर मोस्ट, मतलब इनर का पार्ट है जो मेन एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का, वेयर ह्यूमन इंटरफेरेंस इज बैंड कम्प्लीटली। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनर एरिया में ह्यूमन का इंटरफेरेंस बैंड है बिल्कुल कम्प्लीटली। हाउएवर नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च, जिससे डिस्ट्रक्शन ना हो, विनाश ना हो, अलाउड हेयर। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसमें बोला है ट्रांजिशन जोन, मतलब एक जगह से दूसरे जाने को ट्रांजिशन बोलते हैं, और आउटर मोस्ट जोन होती है द वेयर ह्यूमन्स आर फ्री टू परफॉर्म एन एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, सेटलमेंट्स एंड इको टूरिज्म।
तो टूरिज्म भी आ सकते हैं, सेटलमेंट रह भी सकते हैं या एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। तो और थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बफर जोन के बारे में ये बोला गया है कि कोर जोन से आगे आती है बफर जोन। पहले आपकी कोर जोन आ गई, फिर बफर जोन आ गई, या फिर आपका ट्रांजिशन जोन आ गई। वेयर ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब इस सेकंड वाली में लिमिटेड एक्सटेंट तक जा सकते हैं, लाइक इको टूरिज्म कर सकते हैं बफर जोन में, कोर जोन से आउटर लेयर में रहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के बारे में बात की गई है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। दे कैन अंडरगो बायो मैग्निफिकेशन एंड द बायो अक्यूमुलेशन। क्या ये जा सकते हैं बायो मैग्निफिकेशन और बायो अक्यूमुलेशन के प्रोसेस में। दे ट्रेवल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। स्टॉकहोम कन्वेंशन एम्स टू फेज आउट एंड एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ द 26 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो स्टॉकहोम में जो आदमी इकट्ठे हुए थे, कन्वेंशन बना था, क्या उसको फेज आउट करने के लिए बताया गया था 26 जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के बारे में। करेक्ट आंसर कौन सा अपना मार्क कीजिए। और जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रहता है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, मतलब जो है मेटल्स हैं, कुछ हैवी मेटल्स आपके फूड चेन में चली जाती हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मान लो मराइन इकोसिस्टम में कुछ हैवी मेटल्स चलेगी, मरकरी या कुछ आपका आर्सेनिक, जो मछली ने खा लिया और मछली ने प्लास्टिक खा लिया और उसको आप फूड चेन में इंटर हो जाए, क्योंकि आप फिश को खा रहे हो, तो इसको ही परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है, तीनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। Persistent organic pollutant are the toxic substance composed of the organic carbon based chemical compound and mixture। मतलब कार्बन के बेस के केमिकल कंपाउंड रहते हैं या मिक्सचर रहते हैं। दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल केमिकल लाइक PCB एज पेस्टिसाइड्स लाइक DDT। जो आपके खेतों में खरपतवार यूज़ करते हैं या जो इंडस्ट्री से आपका PCB वो निकलता है, तो उसको ही आप परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते हैं। मतलब लगातार ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषण फैलाते रहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी फैट ऑफ द पीपल। आदमियों की फैट में इकट्ठा होती हैं। मराइन मैमल्स जो समुद्र में रहते हैं, एंड अदर एनिमल्स, एंड आर पास फ्रॉम द मदर टू फीट्स। माँ से उसके पेट में बच्चे पैदा होने वाले में भी जा सकते हैं। दस दे कैन अंडरगो बोथ बायो मैग्निफिकेशन, बायो अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन इकट्ठा हो गया मतलब आदमी में, या मैग्निफिकेशन फूड चेन से बढ़ता बढ़ता आगे चला जाएगा ये। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत लंबे टाइम तक एनवायरमेंट में रह सकते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं फूड चेन के थ्रू। और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि स्टॉकहोम जगह का नाम है। कन्वेंशन था जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट विल फेज आउट, एलिमिनेट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द केमिकल स्टार्टिंग विद द 12 इनिशियल POP। दिस treaty is a living process and now POP have regularly been listed into its annexes। मतलब जो अब पहले डिसाइड किया गया था, 12 POP डिसाइड किए गए थे स्टॉकहोम में बैठ के आदमियों ने, कि भाई इनके तो हमें कमी करनी है, हमें ये खाना, या हमारे इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट है, एक्सक्रेटा है, मान लो उनको वहाँ से पोल्यूट नहीं करना मरीन इकोसिस्टम को। और आज वो लिस्टेड में 26 हो चुके हैं, पहले 12 थे स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। IAS बोलते हैं। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस नहीं है यह इन्वेजिव जो अटैक करते हैं एलियन बाहर के स्पीसीज जाति। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन द शॉर्ट रन इट इंक्रीज द स्पीसीज रिचनेस। छोटे टाइम में क्या है, क्या ये स्पीसीज की रिचनेस बढ़ाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इंक्रीज म्यूचुअलिज्म अमंग नेटिव एंड एलियन स्पीसीज। क्या ये जो नेटिव स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज है, उनके बीच म्यूचुअलिज्म बढ़ाते हैं। थर्ड वन है,
आइलैंड आर दी वल्नरेबल टू एलियन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, क्या आइलैंड्स हैं वो वल्नरेबल हैं, वहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो, आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सी चीज़ें ठीक है। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन ए है। जैसे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज हुज इंट्रोडक्शन और स्प्रेड आउटसाइड देयर नेचुरल पास्ट और प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रेटन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो इन्वेजिव हैं आपका उनका पास्ट का और प्रेजेंट का जो अपने उनका जो एरिया वहाँ से बाहर जाके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो आपकी डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको ही इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि शॉर्ट रन में इट स्पीसीज ऐड टू दिस richness as the new species are added to the ecosystem. However, in the long run it will reduce species richness as the invasive species do not have natural predator compete with the native species for resources। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे आपने खरपतवार हैं आपके मान लो खेत में हो गए, वीड खरपतवार बोलते हैं, थोड़े दिन तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे बट लंबे टाइम तक क्या है वो म्यूचुअलिज्म नहीं होता क्योंकि वो एक दूसरे पे जिंदा है। जो मान लो जो आपने वहाँ पे फसल उगाई है उसके नाम का खाना न्यूट्रिएंट्स वो लेने लगेंगे तो उन पे वो प्रॉब्लम करेंगे, प्रीडेटर करेंगे, वो उनको ही नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए हम उनको वीड आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं खरपतवारों को, जैसे पैडी क्रॉप से हम निकालते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देयर इज ए कंपटीशन अमंग इन्वेसिव एलियन स्पीसीज नेटिव स्पीसीज फॉर वाटर सनलाइट एंड फूड, वही पानी सूर्य की ऊर्जा और फूड खाने के लिए उनमें कंपटीशन हो जाता है। देयर इज ए नो म्यूचुअल कोऑपरेशन इन्वेजिव एंड नेटिव स्पीसीज, कोई कोऑपरेशन नहीं होता तो इसलिए हम खरपतवारों को पेस्टिसाइड्स के थ्रू निकालते हैं। पर वही हमारे में क्या है, समाज में दिक्कत है क्योंकि हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो पीओपी का रूप धारण कर लेते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो हमारी फूड चेन में जाते हैं जिससे कि आर्सेजेनिक मतलब कार्सेजेनिक लाइक कहते हैं हम कैंसर वगैरह हो जाती हैं क्योंकि आजकल हम पेस्टिसाइड बहुत यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारी दैट इज़ वेरी लाइक ग्रीन सिचुएशन और प्लाइट ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम। वी हैव टू यूज सच टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स टू इरेडिकेट वीड फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर लैंड। तो थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। आइलैंड आर द स्पेशली वल्नरेबल टू द IAS, जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं एलियन स्पीसीज, तो उनके वल्नरेबल क्या है, आइलैंड पे कोई चीज़ कहाँ से भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या इसलिए वो वल्नरेबल हैं, कोई बाहर से चीज़ आ रही है तो वहाँ पे आदमियों ने घूमने चले गए या कुछ कर गए, इकोलॉजिकल नीच हैं तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन गोर विच इज़ रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन गोर के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया, क्या अकेला इंडिया में पाया जाता है, एंडेमिक होता है, वहीं एग्जिस्ट करता है, उससे बाहर नहीं रहता। इंडियन गोर इज द स्टेट एनिमल ऑफ गोवा, गोवा का स्टेट एनिमल है क्या इंडियन गोर। थर्ड स्टेटमेंट इट इज लिस्टेड अंडर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा अपेंडिक्स 1। तो हमने इसके बारे में साइट्स के बारे में पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो इसके अपेंडिक्स 1 में है क्या रजिस्टर, ये इट इज़ क्लासीफाइड एज ए वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि क्या उसकी लिस्ट में ये IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल में आया हुआ है क्या। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन बी है। ए है इनकरेक्ट, अकेला इंडिया में नहीं है, साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार में, इंडिया, नेपाल। इट इज़ नॉट एंडेमिक टू इंडिया, तो इसलिए आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि गोवा का ये स्टेट एनिमल है, गोर, इंडियन गोर। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ लिस्टेड अंडर कन्वेंशन, जो IUCN लिस्ट में ये वल्नरेबल में आता है और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रजिस्टर किया हुआ है कि इसकी प्रोटेक्शन हो चुके। और इसका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है कि IUCN रेड लिस्ट जो है उसमें ये वल्नरेबल है और इट इज़ शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसमें भी शेड्यूल 1 में मेंशन हुआ है। और ये क्या चीज़ है, जैसे WPA है, IUCN है, साइट्स है,
तो ये ऐसे कन्वेंशन बनाए हुए हैं देश में इकट्ठा हो के अलग अलग देशों के आदमियों ने कि भाई जो भी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वल्नरेबल हैं, वो जाने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं समाज से, सोसाइटी से, तो उनको प्रोटेक्ट करना है और उनके जो बिजनेस में हिंडर करना है। नहीं तो आदमी अपनी यूटिलाइजेशन के लिए उनको ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। फूल पत्ती हैं या वो जीव जंतु हैं, कुछ भी है, उनको प्रोटेक्ट करना ही इनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दिस साउथर्न एटलांटिक अनोमली रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साउथर्न एटलांटिक SAA अनोमली, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट है, इट इज़ ए वीक स्पॉट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वीक स्पॉट हो रहा है, लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में है क्या ये वीक, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है अर्थ का। सेकंड है, इट इज़ करंटली वीकनिंग एंड एक्सपेंडिंग वेस्टवर्ड्स। जो करंट में क्या है, ये वीक होता जा रहा है और एक्सपेंड होता जा रहा है वेस्ट की साइड में। थर्ड है, इट क्रिएट्स नो विजिबल इम्पैक्ट ऑन द डेली लाइफ ऑफ द सरफेस। मतलब कि इम्पैक्ट नहीं डालता जो सरफेस पे आदमी रहते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, तीनों ही मतलब ठीक है। जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ अपडेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द साउदर्न एटलांटिक अनोमली, SAA बोलते हैं इसको, SAA। इट हैज़ ड्रॉप्ड इट्स स्ट्रेंथ ओवर 8% बिटवीन 1970 to 2020। मतलब यहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एरिया है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता हुआ जा रहा है और ये 8% कम हो गया है 1970 से 2020 के बीच में। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि साउथ एटलांटिक अनोमली इज ए वीकनिंग ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में ऐसा एरिया है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। 1970 से लेकर 2020 तक 8% कम हो गया है। ये मैंने फिगर लगाई हुई है यहाँ पे। जैसे यही आपका ये एरिया है, ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता हुआ जा रहा है अर्थ का। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। रिसेंट ऑब्जर्वेशन है फोरकास्ट सो दैट रीजन इज एक्सपेंडिंग वेस्टवर्ड्स, वेस्ट की साइड जा रही है, मतलब साउथ अमेरिका की तरफ जा रही है। कंटिन्यूस टू वीकन इन इंटेंसिटी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, साउथ की वेस्ट की तरफ जा रही है, साउथ अमेरिका की तरफ। और जो है क्या है, ये जो सरफेस पे रहने वाले आदमी है, डेली रूटीन है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। द रीजन कैन बी हजार्डस फॉर द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट दैट ट्रेवल थ्रू इट। बस ये सैटेलाइट के लिए हार्मफुल हो सकता है। लो अर्थ जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट है उनके काम में हिंडर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द मैनग्रूव्स ए वाइटल कोस्टल इकोसिस्टम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैनग्रूव्स के बारे में वाइटल इकोसिस्टम बोलते हैं हम इसको। कोस्टल जो मान लो कोस्टल एरिया पे, तटीय इलाकों में एक इकोसिस्टम पैदा हो गया, पेड़ पत्ते फूल पौधों का इकोसिस्टम बोलते हैं उसको। तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे हैव साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इन देयर लीव्स। सेक्रेटिंग होता है मतलब साल्ट जो नमक निकलता है, क्या उनमें ग्लैंड्स ऐसे होते हैं उनके पत्तों में। सेकेंड है, देयर रूट्स आर अनेबल टू फिल्टर आउट द साल्ट्स फ्रॉम द वाटर। क्या उनकी जड़ फिल्टर आउट नहीं कर पाती हैं साल्ट्स को पानी से। थर्ड है, दीज प्लांट्स हैव लेंटिसेटेड बाक्स। बाक्स होती है छाल, क्या, और लेंटिसेटेड होती है जिसमें मान लो एक छाल के नीचे गुद्दा सा होता है जो फिल्टर आउट करता है। एंड द फोर्थ वन इज दे हेल्प इन द फिल्टरिंग कंटामिनेट्स इन द वाटर। क्या जो वाटर में कंटामिनेंट्स हैं, प्रदूषण के फैलाने वाले और वो हैं मेटल हैं, क्या उनको फिल्टर करते हैं, एक्सेप्ट हैवी मेटल, हैवी मेटल को छोड़ के। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ। ऑल आर करेक्ट, मतलब सी आंसर इसका करेक्ट है। मैनग्रूव्स आर ए ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड सर्व्स, मतलब ट्रीज और पेड़ पौधे जो झाड़ियाँ हैं उनका कोस्टल जो एरिया में रहते हैं
इंटरटाइडल जोन, उसको ही मैनग्रूव्स बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द लीव्स ऑफ दिस मैनग्रूव्स हैव साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, उनके पत्तों में नमक को बाहर करने वाले ग्लैंड्स रहते हैं, विच पुश आउट एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट्स फ्रॉम द सिस्टम। द साल्ट्स कैन ऑफन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल डिपॉजिट ऑन द लीव, जो पत्ते पे क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं ग्लैंड्स, जो बोलते हैं साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। दे हेल्प देन इन कोपिंग विद दिस लाइन एनवायरमेंट। मान लो नमकीन एरिया है तो उसके हिसाब से उनमें ऐसे ही एडप्ट हो जाता है कि उनके पत्तों पे ऐसे आ जाता है कि वो साल्ट को बाहर निकालते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रूट्स हैं इनकी फिल्टर आउट करने के काम आती हैं। द रूट्स ऑफ द मैनग्रूव प्लांट देमसेल्व्स फिल्टर आउट द साल्ट सो दैट द वाटर इनटेक बाय थ्रीज प्लांट्स इज नॉट सलाइन। तो पानी में नमक है, तो वही कहते हैं ना कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, या आदमी है, जो भी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ की तरह एडजस्ट हो जाता है। तो जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, ज़्यादा सलाइन वाटर रहता है, नमकीन रहता है, तो उसको हम वो करने के लिए उसके पेड़ पौधे में से क्वालिटी पैदा हो गई है। थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। एज दे ग्रो इन एन एक्वाटिक एनवायरनमेंट दिस प्लांट्स हैव लेंटिसिलेटेड बार्क, मतलब लेंटिसिलेटेड गुद्देदार छाल होती है उसके नीचे। लेंटिसिल स्पॉन्जी एरिया, गुद्देदार एरिया होता है इन द बार्क ऑफ द वुडी प्लांट। लकड़ी के प्लांट में एक छाल के नीचे गुद्देदार होता है जो फिल्टर करता है, जो दैट परमिट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द स्टेम एंड एटमॉस्फेयर। तने और एटमॉस्फेयर में जो गैसों को परमिट करता है, फिल्टर का काम करता है वो। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैनग्रूव्स हैव फिल्टर आउट कंटामिनेंट्स फ्रॉम द इकोसिस्टम इंक्लूड हैवी मेटल्स। क्या है, जो मैनग्रूव्स हम बोलते हैं जिनको, वो हेल्प करता है फिल्टर आउट कंटामिनेंट्स फ्रॉम द इकोसिस्टम इंक्लूड हैवी मेटल्स। हैवी मेटल को भी वो फिल्टर आउट करता है, इसलिए कहते हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। ये इट्स एक्ट एज ए सिंक दस कीपिंग द कोस्टल एनवायरमेंट क्लीन, जो समुद्र के एरिया को क्लीन रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीथ क्वेश्चन। जैसे और एक मैं आपको बात मेरे मन में आ गई, जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो मान लो ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं तो उनके कैपिलरी, उनके कान बड़े हो जाते हैं जिसमें कैपिलरी छोटी छोटी नसें रहती हैं, उनसे क्या उनका बॉडी का टेम्परेचर कूल होता है। या उनकी टांगें जैसे लंबी रहती हैं क्योंकि मान लो उनका जो मेन बॉडी पार्ट है गर्मी की जगह से ऊपर रहे, तो ये इसलिए प्रोविज़न रहते हैं कि कोई भी चीज़ें अडेप्ट कर लेती हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट में ये ऐसे मैनग्रूव्स पैदा हुए हैं जो साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो देखो ये नेचर की चीज़ें हैं जो अच्छे से होती जा रही हैं और अपने आप होती हैं, यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। 30th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लेंटिक इकोसिस्टम कैन बी सलाइन और फ्रेश वाटर। लेंटिक होता है जो मान लो खड़ा पानी, मान लो कोई आपका झील है, वहाँ पे खड़ा पानी रह रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बारिश का ही पानी आ रहा है, तो उसको लेंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। कैन बी सलाइन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। बट लोटिक जो बहने वाला पानी है, नदी का रहता है, वाटर इकोसिस्टम आर ऑलवेज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सेकेंड स्टेटमेंट है लेंटिक इकोसिस्टम आर मार्सी और स्वाम्पी एरिया विद ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या लेंटिक है जो मान लो खड़े पानी का इकोसिस्टम है, उसमें क्या स्वाम्पी दलदल का एरिया मार्सी आता है क्या, और प्लांट एनिमल आते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट है लोटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स रैपिडली फ्लोइंग स्टिल वाटर हैबिटेट्स विद कंपैरेटिवली लो डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। जो लोटिक इकोसिस्टम है बहते हुए पानी का, क्या उसमें फ्लोइंग स्टिल वाटर हैबिटेट्स एंड विल कंपैरेटिव लो डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी कम होती है, एक जैसे होते हैं क्या? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और आपको ये ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट आंसर पूछा गया है। ए इनकरेक्ट है क्योंकि बोथ लेंटिक एंड लोटिक, जो मान लो खड़े पानी का इकोसिस्टम रहता है या बहते हुए पानी का, फ्रेश वाटर रहते हैं ये। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेंटिक इकोसिस्टम आर नॉट मार्सी और स्वाम्पी एरिया। जो लेंटिक है खड़ा हुआ पानी जो मार्सी नहीं रहता, दलदली का नहीं रहता। लेंटिक इकोसिस्टम इंक्लूड स्टैंडिंग वाटर हैबिटेट्स। द इकोसिस्टम विद मार्सी और स्वाम्पी एरिया आर कॉल्ड वेटलैंड्स।
तो देखो, जो वेटलैंड कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन साइट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो वेटलैंड्स होते हैं जहाँ स्वाम्पी दलदल एरिया रहता है, उसको वेटलैंड्स बोलते हैं। जो खड़े पानी का रहता है उसको हम लेंटिक बोलते हैं, स्टिल वाटर जो रहता है। वेटलैंड्स को इकोसिस्टम है वो हाई डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू द लोटिक और लेंटिक। वेटलैंड में क्या है, ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है, लोटिक और लेंटिक के हिसाब में ज़्यादा तरह की फूल पत्ते पत्तिया इकोसिस्टम में जीव जंतु रहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका, क्योंकि लेंटिक्स इकोसिस्टम रेफर टू द इकोसिस्टम हैविंग रैपिडली फ्लोइंग वाटर, जैसे नदियों का पानी बहता है उसको लोटिक बोलते हैं। मूविंग यूनिडायरेक्शनली, एक ही डायरेक्शन में बहता है, सच एज रिवर स्ट्रीम्स, वेयर एज स्टिल वाटर हैबिटेंट्स लाइक पोन्ड्स एंड लेक्स आर इंक्लूडेड अंडर लेंटिक वाटर इकोसिस्टम। पोन्ड्स को, तालाब को लेंटिक वाटर इकोसिस्टम में बोला जाता है। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That's all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share among your friends so that they can get benefited from my videos. And friends, you know, it is totally professional data and that is like paid content. I am providing you all in within the free amount. Please share among the needful so that they can get benefited within the free amount. Bye friends.